अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमेशा की तरह हम आपके साथ एक नया ज़बरदस्त लाइनअप लेकर पहुंचे। लेकिन आज मैं आते आते सोच रही थी कि रोज़ाना सुबह मैं आपको कहती हूं कि दिन का आगाज़ कीजिए मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, गो सीज द डे। लेकिन फिर हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे हु आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, जिनके लिए आज का दिन वाकई उसमें कोई बहुत बड़ी खुशी की नवीद नहीं है। उनको नहीं लगता कि आज कोई बहुत कुछ अच्छा होने वाला है एंड दे आर रियली स्ट्रगलिंग। कोई बड़े कारनामा या कोई बहुत बड़ा मार्का हल करने के बजाय उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आज वो बिस्तर से निकल सकें। हम सब उस डार्क टाइम से गुजरे हैं। हम सब के साथ ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होता है जब ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है और हमें नज़र आता है कि हमारे मसाइल का या जिन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं उसका कोई हल नहीं है। आई कैन पर्सनली शेयर दैट विद यू कि जब ऐसा कोई डार्क टाइम आए तो हमें इर्द गिर्द बहुत सारे मशवरा देने वाले लोग मिलते हैं जो आपको कहेंगे कि जी अपनी डाइट को चेंज कर लो या फिर नाशुक्री मत करो, अपने इर्द गिर्द देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ है शुक्रगुजार होने के लिए। लेकिन अगर आज आप उन लोगों में शामिल हैं जिसके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मेरा आज का प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि बिलखुसूस आपको हम ये कहना चाहेंगे कि सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। छोटी छोटी चीज़ें जो आज आप कर पाएँ, यानी मैं आपको अगले 24 घंटे का प्लान बनाने को भी नहीं कह रही हूँ, अगले 20 मिनट में आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। मे बी यू कैन गेट अप और अपने लिए एक चाय की प्याली बना लीजिए, या कुछ नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्तर से बाहर निकल जाइए। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग टुडे, प्लीज़ नो कि आप हमारी थॉट्स में हैं एंड आई बिलीव इन यू कि आप कर सकते हैं ये। सो गेट आउट, डू द स्मॉल थिंग्स। बाहर निकलिए। अगर आपके घर में कोई बालकनी है, बालकनी से बाहर देखिए। कोई बहुत खूबसूरत मंजर नहीं भी है तो ट्राई एंड लुक एट द स्काई, द ट्री। अगर किसी दरख्त को कभी कभी मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम उसके इर्द गिर्द अगर कूड़ा भी फेंक दें, उसके गिर्द कोई दीवार खड़ी हो जाए, कोई घर आ जाए, वो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकता, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकता। फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि वो वहीं पर खड़ा साया देता रहता है, सब्ज़ा देता रहता है। कितने चरिंद परिंद का घर, उनकी खुराक उस एक दरख्त से चलती है। सो अगर आप कुछ भी ना कर सकें सो पहले तो ये सोच लीजिए कि आप वो दरख्त नहीं हैं। आपको एक जगह जमकर स्टैग्नेंट नहीं रहना है। आप चाहें तो हिल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यू आर ओनली वन थॉट अवे फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले अगर आप इस डार्कनेस से आज लड़ रहे हैं, सो प्लीज़ नो दैट यू आर नॉट अलोन एंड टुमारो इज़ गोइंग टू बी अनदर डे। लेकिन आज सिर्फ आपने 20 मिनट्स एट अ टाइम अपनी ज़िंदगी के पेस को आगे बढ़ाना है। सिर्फ अगले 20 मिनट आप अपने आप को सुकून देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए, अपने उस नेगेटिविटी को, शिकंजे को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, हो सकता है आपको इसमें से कोई इंस्पिरेशन मिले। अपनी पसंद का कोई म्यूज़िक सुन लीजिए। अगर आपका रुझान थोड़ा डिवोशनल है तो कोई तस्बीह पढ़ लीजिए, कुरान हकीम को ट्रांसलेशन से पढ़ लीजिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू। सिर्फ 20 मिनट। एंड आई टेल यू कि इसी तरह अगर आप ये सीक्वेंस बनाते रहे, और बल्कि कुछ ना भी कर सके, अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा और आप कहें सिद्रा आई डोंट हैव द एनर्जी कि मैं कुछ भी कर सकूँ, तो जो एक फंसी हुई सीढ़ी आपके जहन में चल रही है, जो एक चैलेंज आपको बार बार अफसुर्दा या उदास कर रहा है, उस थॉट को ब्रेक कीजिए, किसी और चीज़ के बारे में सोच लीजिए। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू। और कभी कभार ऐसी थॉट्स आपको खामखा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती हैं। हम अपने गिर्द एक दायरा खींच लेते हैं और हमारा रेफरेंस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वही दायरा होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको इस तरह के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में या एहसास कमतरी में मुब्तला करती हैं। कभी आपकी बोलचाल, हो सकता है आपके पास कितने पैसे हैं या नहीं हैं, आप किस इलाके में रहते हैं या नहीं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है। और लोग हमें बार बार ये एहसास दिलाते हैं, अगर हम खूबसूरत हैं तो हमारी खूबसूरती की तारीफ़ें की जाती हैं, और अगर हम में उनके बकौल कोई कमी है तो बार बार उस कमी का एहसास दिलाया जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप दूसरों की नज़र से अपने आप को देखना छोड़िए और सिर्फ अपने नज़र से अपने आप को देखिए। और उसमें आपकी रंगत मैटर नहीं करेगी, उसमें आपका इनर सेल्फ, जो चीज़ें आप अच्छी करते हैं, जिस तरह के अच्छे ख्यालात अगर दूसरे के लिए कर रखते हैं, बेशक आप उनको कभी कभार प्रैक्टिकली भी ना कर पाएँ। जैसे आप अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन आपके लिए आज आपके सर्कमस्टांसेस आपको इजाज़त नहीं दे रहे। हो सकता है आप पाकिस्तान से बाहर बैठ कर ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हों और आपका दिल बड़ा चाहता हो कि मैं भी अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन के साथ जाके दिन गुजारूं, लेकिन क्योंकि आप दूर हैं
तो आप ये नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये अच्छी ख्वाहिश दिल में रखना, इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर लीजिए, बिकॉज लाइफ हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको बिन मांगे मिल गया है, तो उसकी कदर कीजिए। अपने आप को इस नेगेटिव साइकिल से निकालिए। इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, नॉट ऑन अ हाई नोट। ये नहीं कि जी हम जंग के लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी है, बल्कि अगर हम तैयार नहीं भी हैं तो हम अपने आप को आमादा कर रहे हैं, अपने आप को राज़ी कर रहे हैं वो पहला कदम उठाने के लिए। सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप विद मी, सिद्रा इकबाल, एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बेटर फील कर रहे होंगे। वैसे कहा जाता है एक चाय की प्याली और अगर कोई अच्छी गुफ्तगू करने वाला, अपने इर्द गिर्द ज़रा देखिए, आपके घर के वो लोग जिनको आप इग्नोर करते रहते हैं उनसे ज़रा बातचीत कर लीजिए। कभी कभार खुश रहने में जो हमें सबसे बड़ा मसला आता है वो ये कि हम समझते हैं कि हमारा आइडिया ऑफ हैप्पीनेस दूसरे के आइडिया ऑफ हैप्पीनेस से मिलता है। इसी तरह जैसे कि हमारे सियासी कायदीन का ख्याल है कि जो उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की इस राह पे चल के होगी, वही एक सीधा और सच्चा रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता उनको समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल जी, उनसे जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उस पर नज़र डालते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी जनाब, सो आप देख रहे थे ये बड़े अहम जो आज की स्टोरीज थी। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि MQM को एक और वजारत देने का जो फ़ैसला किया गया है उसमें यकीनन हम इनके बाइख्तियार होने की बात कर रहे हैं, खुसूसन मेयर कराची के। मेयर कराची से ही जुड़ी अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी, जो एक टकराव की सी सूरत हाल थी। ऑफकोर्स कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंक्रोचमेंट को साफ़ किया गया कराची से, लेकिन इससे जो अभी लेटेस्ट हदफ बना है, जो लेटेस्ट इससे विक्टिमाइज़ हुए हैं एक तरह से, या कराची शहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विस से महरूम हो गया है, क्योंकि ईदी सेंटर ने यह फैसला किया है कि जो सड़कों के किनारों पे उनके जो एम्बुलेंस सेंटर्स बने गए थे उनको इंक्रोचमेंट की वजह से ख़त्म किया गया, और उसकी वजह से जो उनका नुकसान हुआ है, इदारा वैसे ही खसारे में है, तो उनके लिए इस सर्विस को अब आगे बढ़ाना, चलाते रहना मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से हमने यहाँ पे इस वक्त कॉन्टैक्ट किया है द चेयरपर्सन ईदी सेंटर जनाब फैसल ईदी साहब को। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, ये जो टकराव और तनाव की सी सूरत हाल है, ऑफ कोर्स एक कौमी असासा है, हमारे लिए बायसे फ़ख्र है ईदी एम्बुलेंस सर्विस, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है कि सबसे बड़ी वॉलंटरी एम्बुलेंस सर्विस है। इस वक्त क्या सूरत हाल हुई है जिसकी वजह से शायद आपने ये फैसला किया है कि इसको आगे लेके चलना मुश्किल होगा या नामुमकिन होगा? नहीं, आगे लेके चलेंगे तो सही, लेकिन वक्ती तौर पे हमें बहुत परेशानी हो गई है, क्योंकि हमारा मवासलाती निज़ाम पूरा टूट गया है। कराची में पहले बड़ी इमारतें नहीं होती थी, अब बड़ी इमारतें जो है वो बनी है ना, तो हमारा जो ये बूथ जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। बड़ी इमारतें जो है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी रुकावट होती है। बिल्कुल। तो ये हमें दूर दराज के इलाके, मतलब कराची से अगर कोरंगी हमें मैसेज देना है या स्टील टाउन मैसेज देना है, कायदाबाद मैसेज देना है, तो ये बूथ जो है वो रिले का पॉइंट, रिले के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। मैसेज यहाँ पहुंचाया जाता था, यहाँ से फिर आगे जाता था और फिर इमदादी सरगर्मियां शुरू होती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। फैसल साहब, ये बताइएगा कि इस बूथ के सेटअप में, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली ग्रो किया होगा, इसकी कोई प्लानिंग थी या ये इसको कहना चाहिए कि ये खुद ब खुद बढ़ता चला गया, इंडिजिनसली बढ़ता चला गया? इसके लिए कोई वजारत से या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने परमिशंस ली थी? बिल्कुल, DC ऑफिस से हमने बहुत सारे बूथों की परमिशन ली थी, लेकिन ये 30-40 साल पुराने बूथ थे जी, और इसकी वजह से हमारे पास परमिशन, हम इनसे पिछले 5 महीनों से कॉपरेट भी कर रहे थे, तामुन भी कर रहे थे। इन्होंने हमारे बहुत सारे बूथ जो है वो हटवाए, हमारे शेड हटवाए, हमने इनके साथ तामुन किया, छोटे करवाए बूथ के, आप छोटा कर दो, यहाँ से रास्ते का गुजर है। अचानक इन्होंने जो है वो 13 बूथ हमारे जो है ना अचानक से तोड़ दिए, और उसके पीछे जो लगता है इनको गुस्सा इस बात का था कि इन्होंने इंसादे जो तजावीज़ात हैं, इन्होंने हजारों लोगों को बेघर किया है रेलवे लाइन के साथ। फिर हमने इनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया था, और इनसे हमारा झगड़ा भी चल रहा था कि आप मजीद हजारों लोगों को बेघर ना करें, पहले इनको मुतबादिल दें।
लेकिन मुतबादिल देने की कोई बात ही नहीं कर रहा। फैसल साहब, जो आपने खुद भी इशारा दिया कि पिछले 5 माह से आप लोग इनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका बड़ा सिस्टम है, क्या ओवरऑल नेटवर्क के हवाले से बात की जा रही थी, या आपको ये अहकामात या जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो वक्तन फवक्तन और काफ़ी जिस तरह कहना चाहिए कि एक डिसऑर्गेनाइज फैशन में आ रहे थे कि आज इस बूथ की बात हो रही है, कल दूसरे बूथ की बात हो रही है, और जिस तरह आपने रेलवे क्वार्टर्स की बात की, क्या आपको भी कोई मुतबादिल कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर किया गया था? नहीं, हमें कोई ऑल्टरनेटिव ऑफर नहीं किया गया था, हमसे तो पूछा भी नहीं गया था। हमारे कुछ जो है वो जो थे वो कुछ ज्यादा जो है वो फैले हुए थे, तो वो उनके कहने पे हमने बिल्कुल खत्म कर दिए थे। सही। और मुकम्मल ताउन कर रहे थे, और ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो ये हमने कराची सर्कुलर रेलवे का जो इशू बना ना, इसमें हमने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। तो फैसल साहब, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि जिन 13 बूथ्स को हटाया गया है इंक्रोचमेंट्स की वजह से, या कहा गया था, इस पे क्या प्रोग्रेस थी? ये यकायक एक्शन लिया गया है, या इसके फिर बैकग्राउंड में कुछ था कि आपको पहले वार्न किया गया, या आपको कहा गया हो कि इसको हटा लीजिए, या ये अचानक से एक्शन हुआ था? ये अचानक एक्शन हुआ है। 2-3 बूथों पे इन्होंने पहले हमें वार्निंग दी थी, तो वो हमने खुद ही छोटे कर दिए थे, हटा भी दिए थे, शेयर खत्म कर दिए थे। ठीक है। लेकिन अचानक से इन्होंने जो है ना वो ऑपरेशन कर दिया, और हमारी आड़ में बहुत सारे दूसरे फलाही इदारों के भी जो है वो हुए, और इसकी वजह से शहर के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा सर्विसेज का फुकसान हो चुका है। इलाके कराची के 2 बड़े आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी फैसल साहब कि अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जिस तरह आपने कहा कि आप इसको वक्ती तौर पे इस सर्विस को मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से? हाँ, हमारी जुज़वी सर्विस मुअत्तल है, मुकम्मल सर्विस मुअत्तल नहीं है, लेकिन हमारी दरख्वास्त अब क्या होगी, इनके साथ बैठ के मैं तो कानूनी और कागजी जो है वो मुकम्मल तौर पे हम काम करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये तो जिनको लीज किया हुआ है 40-40 साल से, उनको भी तोड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का फैसल ईदी साहब। और इसी हवाले से वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब से भी हमने रब्ता किया, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस इशू के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल कि 2 करोड़ की आबादी के लगभग शहर में जाहिर सी बात है कोई भी रेस्क्यू सर्विस इस वक्त जो हमारी नज़रों के सामने है वो हमारी ज़रूरत के हवाले से नाकाफ़ी है, उसमें इस तरह का एक्शन होना और अब जिस तरह शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्या समझते हैं आप ये इशू किस तरह रिजॉल्व होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ ऑपरेशन हुआ है पिछले दिनों, जिसमें ईदी फाउंडेशन के कुछ जो हैं वो जहाँ एम्बुलेंसेज वो खड़ी करते थे, कुछ उनके शायद शेड्स थे वो गिराए गए। उसके अलावा सैलानी के साथ भी हुआ है, उसके अलावा छिपा जो एम्बुलेंस सर्विस है उनके साथ भी हुआ है, उसके अलावा और कुछ और ऐसे फलाही इदारे हैं जो शहर में काम कर रहे थे उनके साथ ही हुआ है। लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि इसमें किसी भी तरह से सूबाई हुकूमत को ना एतमाद में लिया गया था जी, ना हमें बताया गया था, ना हमसे पूछा गया था। ये सिर्फ़ और सिर्फ KMC ने ख़ुद से ये सारी कार्रवाई की है। सही। और ये भी जो मेरी मालूमात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए थे कि फुटपाथ पर जितने फलाही इदारों के भी अगर मराकज़ हैं तो उनको भी वहाँ से हटाया जाए जी, उस हुक्म के रोशनी में KMC ने ये सारा काम किया। सही। जब ये चीज़ मेरे इल्म में आई उसके बाद मेरा रब्ता हुआ फैसल ईदी से भी, उसके अलावा मेरी मुलाकात भी हुई रमज़ान शिफा साहब से भी हुई, और जो सैलानी के हमारे दोस्त हैं बशीर फारूकी साहब उनसे भी हुई, और उसके बाद कमिश्नर कराची से भी इनकी मीटिंग्स करवाई हमने जी। और मैंने मुस्तकिल इनके साथ रब्ता रखा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई इस तरह से इनकी मदद करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद भी हो जाए, और इनको हम कोई अल्टरनेट ऐसी जगह दे दें जहाँ पर ये बैठकर अपनी दोबारा से। सईद साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, वे फॉरवर्ड। फैसल ईदी साहब से भी मैंने यही कहा था कि इस वक्त जिस नहज पे हैं उस वक्त ऑब्वियसली एक टकराव की, एक तनाव की सी सूरत हाल है, आप राब्ते में हैं इन तमाम फलाही इदारों के जो सरबराहान हैं, तो आप किस तरह समझते हैं कि अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? इनको कोई मुतबादिल जगह फराहम करनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स इनके पास होने चाहिए, या व्हाट डू यू सी हैपनिंग? देखें, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो बात मेरी हुई इनसे जी, उसमें मेरी राय ये थी कि हम उनसे लिस्ट लें कि कौन कौन से इलाकों में उनके मराकज़ थे जो मुतासिर हुए हैं, और फिर उन मुतासिर शुदा मराकज़ के करीब उनकी नज़र में कौन कौन सी जगहें ऐसी मौजूद हैं
जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के दायरे से बाहर हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सईद खनी साहब हमारे साथ मौजूद होने ने जिस तरह की कहा कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी उनको फॉलो कर दिया जाए, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेसिकली उनका टारगेट इंक्रोचमेंट्स हैं कि ये जो तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाए, बेशक ये फ़लाही इदारों की ही क्यों ना हो। लेकिन फ़लाही इदारे एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं कराची शहर को फ़ाल बनाने के लिए, यहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज देने के लिए, तो यकीनन उनको भी अल्टरनेटिव देना चाहिए। एक बहुत अहम नुक्ता इसमें यह है, जिस तरह फैसल साहब ने कहा कि ये 40 साल पहले से परमिशंस दी हुई हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जो परमिशंस दी जाती हैं उसकी कोई मुद्दत या मियाद होती है। हमारे शहर की बदकिस्मती ये रही है कि कभी हमारे पास पहले ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी 18वीं तरमीम से पहले, जो कि 40 साल पहले का टाइम है, 10 साल पहले का वक्त है। और यकीनन उसके बाद जिस तरह अथॉरिटी चेंज होती रही और हर ऑफिस की, उसी ने ही ये कि खिचड़ी जैसी सूरत हाल बनाई है। पर अगर हम उम्मीद करते हैं कि इसका हल निकले, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हम लाइव सेल्फीज़ ले रहे हैं और इसकी वजह यह है कि वी हैव द वन एंड ओनली ऐसा बैंड जिसने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में बॉय बैंड कल्चर को रिवाइव किया। रिवाइव इस तरह किया जी कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के ये विनर्स हैं। 15 साल के वक्फे के बाद ये बैटल वापस आई थी और जो वो पुराने वाले सारे लोग थे वो कहीं और पहुंच गए, जिसमें ईपी और आरओ जीते थे। आरओ आई डोंट नो वेयर दे आर, ईपी वी ऑल नो अहमद इज़ अराउंड, फवाद खान इज़ अराउंड, वो बल्कि जज बन के भी इस बैटल में वापस आए। हम बात कर रहे हैं जी द विनर्स ऑफ द सेकंड पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स कश्मीर बैंड की, जो आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं जी बिलाल हैं, फिर इसके अलावा वैस हैं, वैस के साथ बैठे हैं उस्मान और उस्मान नहीं शेन बैठे हैं, फिर उसके बाद उस्मान बैठे हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वंडरफुल टू सी यू गाइज। एंड हम कब से सोच रहे थे कि आपको बुलाएं। पहला सवाल तो मेरा वो है जो सबके जहनों में होता है, वाई कश्मीर? वाई इज योर बैंड कॉल्ड कश्मीर बैंड? जी बिलाल। उस्मान इसका सबसे अच्छा जवाब देता है। उस्मान को इस वाले सवाल को उसको याद कराया था, उससे पूछ लें। नहीं, आई थिंक हम लोग का बहुत काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम था इससे पहले। अच्छा। तो हम लोग का नाम था कोइजार्स। ये तो वाकई कॉम्प्लिकेटेड था। कमर्शियली आई एम सो ग्लैड दैट यू आर नाउ कॉल्ड कश्मीर, क्योंकि मैंने तो इसी पे अटक जाना था। हमें कॉन्सर्ट्स में लोग बहुत अजीब सा सीन है, कॉसर्स वगैरह, कौसर इस तरह, गो कौसर इस तरह, मतलब हमें पंप अप कर रहे होते थे। यू रिमाइंड मी ऑफ के वो अभी हाल ही में बाजी मूवी हुई तो उसमें अली और बाकी सब जो मेल कास्ट थी वो ये कही थी कि हाउ विल वी प्रमोट अ मूवी कॉल्ड बाजी, बट नॉनदलेस मुझे ये बताया कि द जर्नी वी ऑल फॉलोड इट, इट वाज वेरी इवेंटफुल व्हेन यू पार्टिसिपेटेड। और एक इंटिमिडेटिंग मोमेंट होता है जब आप बाकी टैलेंट को देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका म्यूज़िक सुनते हैं। एट एनी पॉइंट शेन आपको लगा कि मुश्किल है, बस आ तो गए, लेट्स एंजॉय द राइड? आई थिंक थ्रूआउट डिसाइडेड टू कम टुगेदर एज अ बैंड, ये कैसे हुआ? अच्छा, वैसे हम 6 मेंबर्स हैं, आज 2 हमारे लोग आ नहीं सके, अली और जाहिर जी। तो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर इसका उस्मान है। हाँ। और अगर आपको स्टोरी बताई जाए तो हम सारे बेसिकली बैंड से पहले भी दोस्त रहे, तो उस्मान और अभी भी दोस्त हैं? अभी भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे उस्मान और अली क्लास 1 से दोस्त हैं। अच्छा। और कोई क्लास रिपीट भी नहीं की ना? कोई क्लास रिपीट इसका बात आपको नहीं कर सकता। सही। तो ये दोस्ती अब बैंड में बदल गई और बैंड बनाने के बाद जैसे हम अक्सर देखते हैं, और माशाल्लाह यू परफॉर्म वेरी वेल, फेम भी आया, विक्ट्री भी आई, क्या इसके बाद ऐसा लगा कि अब वो दोस्ती में कहीं कोई क्रैक, कोई दरार, कोई आपसी इख्तलाफात? इफ एनीथिंग इट गॉट स्ट्रॉन्गर, बिकॉज जिन चीज़ों के थ्रू हम साथ गुजरे हैं ना, बहुत कम लोग इकट्ठे ऐसी चीज़ों के थ्रू साथ गुजरते हैं। And that journey makes you stronger. That journey makes you stronger. All in all एक बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा। जिसको आप हो सकता है बहुत सारे लफ्जों में बता भी ना सकें, लेकिन if you live it तो वो आप सही फील कर सकते हैं। सही। वैसे लड़ाई होती है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं? ये लड़ाई होती है ऑब्वियसली, जैसे अभी डिफरेंट म्यूजिकल माइंड्स हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली बीच में हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे से हम लोग कहते हैं नहीं इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, छोटी छोटी लड़ाई होती है लेकिन कंस्ट्रक्टिव लड़ाई होती है। नहीं, रिजॉल्व कैसे करते हैं? मैं सोच रही हूं रिजॉल्व ये है कि एक दिन बाद हम लोग वापस सही हो जाते हैं। वापस सही हो जाते हैं। वेरी गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यू नो एवरी टाइम आई स्पीक टू पीपल हु वर्क टुगेदर एज अ टीम,
टीम, हमें उनसे टीम स्पिरिट सीखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इन सब की रोल्स अलग अलग हैं एंड दे हैव रियलाइज। मिसाल के तौर पे जब मीडिया पे जाते हैं तो हु इज़ इन द फोर फ्रंट, बिज़नेस बात हो रही होगी तो कोई एक बिज़नेस माइंडेड होगा जो सारी डील स्ट्राइक करता होगा, जिसकी एक वॉइस ऑफ रीज़न, वॉइस ऑफ लीडरशिप होती होगी। बट टेल मी समथिंग, व्हेन यू कम टुगेदर फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस, इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है? नया म्यूज़िक बनाने पे, मज़ीद फंडिंग या स्पॉन्सरशिप्स हासिल करने पे, टूर करने पे, पॉपुलैरिटी बढ़ाने पे, फोकस किस पे कर रहे हो आप लोग? हमारा फोकस यही रहा है कि हम जो हमारा दिल कहता है वैसे ही म्यूज़िक बनाएं, क्योंकि हम यहाँ तक भी जो पहुँचे हैं वो वही म्यूज़िक बना के पहुँचे हैं जो हमें पसंद था। सो हम यही कोशिश करते हैं कि वी स्टे ट्रू टू आवरसेल्व्स और होपफुली वही लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, एक बड़ा ज़ाती सा सवाल, ये जो जर्नी है, जो जर्नी ऑफ ग्रूमिंग भी रही है, इसमें फिजिकली अपीयरेंस वाइज सबसे ज़्यादा फ़र्क किस में आया है? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को क्लास 1 से जाना, कहते हैं ओहो याद है तुम कैसे अगर आप क्लास 1 से बात करें फिर तो सब में ही आया। हाँ, नहीं, चलो जर्नी की शुरुआत से बात कर ले। जब ऑडिशन के लिए गए थे और आज जब मंजे मजाए सारे स्टाइलाइज बैठे हो, तो इससे पहले कैसे दिखते थे? सबसे ज्यादा फर्क जाहिर के आई थिंक बियर्ड ग्रो हो गई है। अच्छा, जो नहीं है उसी की बात करेंगे, अपना नहीं बताएंगे ये लोग, अपना भी तो बताएं। अच्छी बात है, नहीं है बाल लंबे हो गए ज़्यादा, मेरा अगर अपनी बात करूं। बाल लंबे, आप में क्या फ़र्क आया बिलाल? मैं थोड़ा पतला हो गया। वो कैसे हुए? वो चेक्स की रिकवरी के चक्कर में कैसे हुए? आप में क्या चेंज आया? मैंने तो शायद वेट गेन किया है। अच्छा, आपने गेन कर लिया? हाँ, मैं काफी ज्यादा। वेरी गुड। सारे दुबले हो रहे हैं, आप क्यों वेट गेन कर रहे हैं? नहीं, क्या सीन है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है मेरा साइकिल। फीमेल फॉलोइंग ज्यादा बढ़ गई। कुछ ये होता है ना कि टेंशन में कुछ लोग ज्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग कम। Shane, what about you? I think I gained weight, but I think I'm the same. Otherwise, इनको पता होगा। अच्छा, और जब अब लोग पहचानने लगे हैं या कोई लड़की या कोई फीमेल फैन आके मिलती है, तो शेन सबसे ज्यादा शर्माता कौन है आप लोगों में से, जिससे बात ही नहीं होती, जो अभी तक रॉक स्टार मोड में आ ही नहीं पा रहा? सबसे ज्यादा ये दोनों शर्माते हैं। हाँ, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं बात नहीं कर सकता, मैं जरा गिटार बजा के सुनाता हूं। ये इस तरह अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन ऑकवर्ड पहले मैं ऑन से ऑकवर्ड ऑनेस्टली, लेकिन ये कि मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ। मैं अभी हो रहा हूँ, इस तरह हो रहा है। ये जो ओवरवेल्म्ड वर्ड है ना, ये बहुत सारे जज्बात को अपने अंदर संभाल लेता है। अभी ये बताते भी ऑकवर्ड हो गया। ये थोड़ा गुलाबी गुलाबी भी होते जा रहे हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभी तक सबसे ऑकवर्ड चीज किसी फैन ने कभी आके क्या कही है बिलाल? ये तो वैस के साथ सबसे अजीब चीज हुई। सबसे अजीब चीज हुई क्या हुआ? खून से कुछ? नहीं, इतना आजकल कोई नहीं करता। नहीं, आजकल नहीं करते मेरे ख्याल से। लेकिन ये था कि कुछ टाइम पहले में हम लोग कॉन्सर्ट पे जा रहे थे, तो हम सोलो में बजा रहा था, तो लाइक क्राउड तक, और उधर से 2 हाथ निकले, बाल लिटरली बाल पकड़े, लाइक पुल मी राइट। You pulled you? Yeah, pulled me। और तुम क्या हेडबैंग कर रहे थे? मैं बजा रहा था, तो बस उनने वो खींचा और मैं ऑल ओवर द प्लेस चला गया था। ये क्या जी हॉरर शो जैसी स्टोरी है? It was a very wild crowd at that time। यार आप ये देखें, अपना ख्याल रखा करें। उसके बाद मैंने खुद ख्याल करते हैं। हम लोग, हाँ, ये लोग आपके पीछे कर देते हैं। उनको शायद लगा होगा कोई लड़की। नहीं, लेकिन लड़की ही पकड़ रही थी, मसला ये था। ओह, देखें ये वाइल्ड फैंस ऐसे भी होते हैं। तो ये जी कश्मीर बैंड से बात कर रहे थे, और ये हंसी मजाक हमारे चलता रहेगा, लेकिन वाई आई रियली रिस्पेक्ट देम एज म्यूजिशियंस इज कि इनका जो म्यूज़िक है वो बड़ा सोलफुल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आज के नौजवानों के बहुत अहम मसाइल को और जो चीज़ें उनके दिल के करीब हैं उनको एड्रेस करता है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं जी कराची में कौन 2 बजे से पहले सोता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग है, मगर इसकी वजह ये भी है कि अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया एंड यानी मोहब्बत में ब्लूज़ एंड बैलेट्स तो आपने बहुत सुने होंगे, बट दीज पीपल एक्चुअली एड्रेस द इशू ऑफ इंसोम्निया इन वन ऑफ देयर सॉन्ग्स। इसके अलावा डिप्रेशन पे बात की, अंधेरे में खौफ आने की बात की। इस वक्त इनका एक नया गाना भी रिलीज़ हुआ है, द लेटेस्ट सिंगल कॉल्ड परी। पहले आपको ज़रा से इसकी झलकी सुनाते हैं, फिर मे बी विल आल्सो आस्क देम टू परफॉर्म इट लाइव, लेकिन पहले सुनते हैं इसके जो एक्चुअल ऑफिशियल वीडियो रिलीज। यस बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाइट साइज फायर साइड चैट थी हमारी, लेकिन बहुत ही अहम मौजू पे थी। अगर आप किसी भी तरह की गिल्ट, शेम या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, टॉक अबाउट इट, एड्रेस इट, बिकॉज देयर इज नो शेम एंड गिल्ट इन दैट। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे एक बहुत ही अहम डिस्कशन के साथ, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही अहम इशू, अक्सर सब्जेक्ट्स हम इस प्रोग्राम में इस तरह के उठाते हैं जो आपने एक स्टीरियोटाइप कर दिए हैं, छाप लगा दी है कि जी मॉर्निंग शोज़ ने इन इश्यूज़ को हमारे लिए रियल इश्यूज़ बना दिया है। हम अक्सर बात करते हैं खूबसूरती के हवाले से, बालों को कैसे लंबा करें, रंगत को कैसे गोरा करें, शादी के लिए नए ट्रेंड्स क्या हैं, जादू टोना हो गया तो कैसे ख़त्म करें। लेकिन मुझे लगता है कि हर गुफ्तगू में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ आप ज़रूर लेके जाते हैं। यही एक इशू जिसके बारे में बात की जाती है कि शायद मॉर्निंग शोज़ में हमने इतने टोटके, इतने तरीके आपको बताए हैं अपनी रंगत को गोरा करने के, तो लगता है कि वहाँ पे फोकस आ गया। मगर मेरे ख़्याल में प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में हमेशा से रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोरा होना चाहते हैं, गोरे होने को हम जाज़िब नज़र समझते हैं। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी अगर आप गोरे हैं तो ये आपकी कामयाबी की ज़मानत है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इस हद तक सराहियत कर गई है कि अगर आप अरेंज मैरिजेस की तरफ देखें तो पहला सवाल ये नहीं किया जाता कि आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, बल्कि उसकी जो अपीयरेंस के बारे में पूछते हुए लोग साफ़ ही कह देते हैं कि जी रंगत कैसी है। तो आज इसी हवाले से हमने बात करनी है पब्लिक ओपिनियन। आप भी कॉल करके बताइए कि क्या इतना ज़्यादा फोकस ऑन आर रंगत और ये जो चाह है कि जी कुछ भी करके मुझे गोरे होना है, इसकी वजह क्या है? क्या ये सोसाइटल प्रेशर है या हमारी अपनी ख्वाहिश है? इसी हवाले से हमने बनाई है एक रिपोर्ट, सबसे पहले उसको देखते हैं। यहाँ इशू ख्वाहिश से नहीं है, बात यह है कि इस भाग दौड़ में, इस रेस में लगकर हमारी जो तवक्कुआत हैं उसको हम कितना मुख्तलिफ बना रहे हैं। हम यहाँ पे बात अपनी सोल की इनरिचमेंट की या अपनी सलाहियतों को निखारने की नहीं कर रहे, लेकिन हमें सिर्फ ये लगता है कि अपने चेहरे को अगर निखार लेंगे तो कामयाबी के, खुशियों के, सक्सेस के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। इस तवक्को से हमें प्रॉब्लम है और इसी को आज हम एड्रेस करना चाहेंगे कि क्यों हमें बार बार एड्स में, कहानियों में, ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि अगर एक लड़की खूबसूरत है, उसका रंग गोरा है, तो उसके बाद जी उसका रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाता है, उसको नौकरी भी अच्छी मिल जाती है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि उसके लिए ज़िंदगी एक बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत चीज़ बन जाती है। बल्कि उसके बरक्स जिस लड़की की अगर रंगत थोड़ी कम है, वो सांवली है, तो शायद उसके लिए मुश्किलात होंगी। ये जो एक्सपेक्टेशन है, मिथ है, इसको आज हम एड्रेस करना चाहते हैं। और आज हमने दावत उन लोगों को दी है जो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं अपना शेयर भी डालते रहे हों, आपको बताते रहे हों कि किस तरह आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं। लेकिन आज इनको एक मुख्तलिफ अंदाज में इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या इन्हें लगता है कि इन्होंने लोगों को इस जानिब राग़िब किया है या ये डिमांड ऑलरेडी मौजूद थी, तो अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए इन्होंने तो लोगों को हेल्प की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर, जो कि शायद एम्बेसडर हैं लोगों को गोरा करने के। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू नो द रियल इशू, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर एक्सपर्टीज़ और जो काम आप लोग करते हैं। लेकिन ये जो माशरे में हमारे यहाँ एक तसव्वुर ही हमने बना लिया, जो अभी हम बात कर रहे थे, कामयाब होना है तो गोरे होना है, तो इससे आपको कभी कभी लगा कि भाई ये अनड्यू प्रेशर लड़की पे है या एक लड़की अच्छी भली है लेकिन वो फील कर रही है? कभी नहीं, मुझे हमेशा लगा जी। और बीइंग अ नेचुरोपैथ, मैं चाहती हूँ नेचुरोपैथी से हम जो हेल्प कर सकते हैं वो हम करें। लेकिन अब तो यहाँ ऐसा होता है, सिदरा के बच्चा पैदा होता है, 2 महीने का होता है, माँ मेरे पास ले आती है रियली जी कि डॉक्टर बिल्किस क्या करना है। और आपने जो बताया मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ कि उसमें टीवी का भी हाथ है, कमर्शियल्स का भी हाथ है माशरे को बिगाड़ने में। क्योंकि पहले के ज़माने में, मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सही। हमारे यहाँ देखा जाता है, मैं बिलोंग करती हूँ चित्राल से, हमारे रंग वगैरह का कोई इशू नहीं होता था। हमारे यहाँ ये देखा जाता था, अच्छा जैसे चित्राल का तस्वुर आता है ना, तो सब समझते हैं कि जैसे ब्लॉन्ड हेयर होंगे और हेजल आइज होगी। ऐसा नहीं, वहाँ पर भी दोनों कलर होते हैं, जैसे सामने लोग भी होते हैं, बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन वहाँ क्या करते थे कि वहाँ सीरत देखी जाती थी, पढ़ाई देखी जाती थी, माँ का किरदार देखा जाता था। सही। आहिस्ता आहिस्ता ये माशरे से ख़त्म हो गया और फिर इंतशार का शिकार भी हो गया माशरा। अब ऐसा होता है कि ऐसा हो गया कि जैसे गोरी रंगत नहीं हो गई, बस अगर वो नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। सही। शादी मतलब कि आपकी पढ़ाई पीछे रह जाती है, आपकी सीरत पीछे रह जाती है, आपकी पर्सनैलिटी और डिप्रेसिंग है। अच्छा, मेरी शादी हिंदुस्तानियों में हुई है, मेरे हस्बैंड सांवले, मेरी बेटी का रंग सांवला है, मेरे बेटे का रंग मुझसे भी बहुत, मतलब आपने कभी बहन भाइयों में ये तज़ाद देखा? इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं माँ हूँ ना। सही। मतलब नेचुरलाइज में हम लोग चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो आपको बेटर कर सकते हैं।
बट मेरी बेटी को मैंने इतनी उसको पावरमेंट दी है कि वो कभी भी इन चीज़ों पर नहीं आती। सही। ये कौन करता है? ये घर से होता है, ये माँ से होता है। जब माँ ही इतनी डिप्रेसिव हो जाएगी कि रिश्ते के लिए रंग गोरा करना है तो कैसा होगा? अच्छा, इसमें अगर देखें डॉक्टर बिल्किस खुर्रम, आपको भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जिन लोगों पे अगर बहुत अर्ली एज में ये हम समझते हैं ये मसला सिर्फ उन लोगों का है जिनकी रंगत सांवली है या वो एहसास कमतरी का शिकार है। आप ये देखें कि जिनको एहसास बर्तरी है या वो समझते हैं कि जी बचपन से उनको आगे बहुत प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी है, फिर उसके बाद वो एक बबल में चली जाती है उसको बिल्कुल, और जब उसकी एज ढलती है या वो जैसे कहा कि वो माँ बनती है तो वो अपने ऊपर से जो फोकस हटता है वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। बिल्कुल होती है। अच्छा देखिए सुजात बिल्कुल सही बात कह रही है। अच्छा मैं इसको ये कहूँगा कि अगर कोई गोरा होना चाहता है, ठीक है, अपनी ग्रूमिंग में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे अगर एक ही क्वालिफिकेशन के दो लोग हैं, ठीक है, इक्वल आपकी कॉम्पिटेंस है, आप बड़े काबिल हैं, मगर एक में अट्रैक्शन ज्यादा है आपको, क्योंकि देखिए जैसा देश वैसा भेस, ठीक है, खाओ मन भाता कहते हैं ना, पहनो जग भाता। तो अगर जैसा देश है, अगर हम जितना भी कह लें कि ये नहीं है वो नहीं है, मगर पहली जो अट्रैक्शन आती है कि अगर आपकी खूबसूरती, अगर आप काबिलियत, देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि आपने तालीम छोड़ दी, आपने अपनी हुनर नहीं लिया, आप सिर्फ गोरे, उसका कोई अचार नहीं डालेगा। लेकिन मुझे बताएं वो जो एक, मैं शहर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि क्यूट है जब तक म्यूट है उसका क्या कहेंगे कि रंगत बड़ी गोरी है, शक्ल बड़ी प्यारी है, लेकिन जैसे बोलती है तो कहते हैं वो ग्रूमिंग में आता है ना, ग्रूमिंग। अच्छा देखिए बहुत आपकी बात बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा, लोग कहें नहीं कुछ नहीं होता, जैसे भी बोलें दिल तो अच्छा है। हाँ। नहीं, बोलना चालना अच्छी तरह समझदारी, ये अट्रैक्शन होती है। अच्छा देखिए ये अल्लाह को भी, अल्लाह ये है कि अल्लाह हसीन है, जमील है और उसको खूबसूरती पसंद है। लेकिन तो आप अपने आप को देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ऑब्सेशन है, यानी जहाँ पे आप, मैंने एक वो किसी ड्रामे का मैं क्लिप देख रही थी और उसमें उसने कहा कि जी 15 रुपए की भी क्रीम आती है। देखिए जिसकी जितनी बिसात है, जो 30,000 का इंजेक्शन लगा सकता है वो कर रहा है, जो 15 रुपए की गैर मियारी केमिकल की बनी क्रीम है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। Why? Because everybody wants to be fair। कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, आप देखिए एक तो हर चीज के लिए दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर प्रॉपर राह होनी चाहिए, ठीक है। डाका डाल के, रिश्वत लेके दौलत, ये काउंट नहीं होगी। अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये नहीं कि मैं ये कहूँ नहीं बिल्कुल दौलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर सही रास्ते से। गोरापन अगर आप चाहते हैं, देखिए जुनून हमारा तो मजहबी बड़ा वैसे मुश्किल आज का शो है, हम बैलेंस की बात एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, लेकिन लोगों को ये बताएं कि बड़ा मुश्किल शो है, बिकॉज हम ख्वाहिश को समझते हैं यहाँ पे, लेकिन जो अनड्यू फोकस है, ऑब्सेशन है, और साथ साथ जो गलत तरीके, क्योंकि आप इतने जुनूनी हो गए कि आप गलत तरीके से भी बैठा हुआ क्रैक उसे 4 क्रीमें मिला के लगा दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वक्त का मुकाबला सख्त, और ये बहुत अहम बात ये है कि हमने ये फिगर आउट करना है कि किस तरह इस बड़े इंपॉर्टेंट इशू को लेकर चलें। अपने आप को बेहतर करना, जाज़िब नज़र बनाना हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन उस पर ऑब्सेस करना गलत है। अब ये माशरे का प्रेशर है या एक इंसान खुद अपने ऊपर ये उलझने, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स लेके आता है, ये हमारा आज का इशू है। और सबसे बढ़कर ये कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में फुली इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है। जो चीज़ें आप अपने साथ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो लेने के देने पड़ जाएं और आपने खिलवाड़ कर लिया हो। इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में अब हमें ज्वाइन किया है सलमा ज़फ़र ने भी। अस्सलाम वालेकुम सलमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सलमा, ब्रेक के दौरान भी एक कॉल आई थी, लोगों ने कहा कि जी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, बाकी कुछ नहीं देखते, या चलें इंट्रोडक्शन एज ASL का अगर हो भी जाए तो उसके बाद सारी की सारी बात फेस पे, आपकी रंगत कैसी है, आप कितने खूबसूरत हैं, इस पे आके रुकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में वो ऑब्सेशन जैसे है कि माशरे के अंदर इतना ज़्यादा है कि मैंने अपनी बहू लेने जानी है तो वो दुनिया में से अनोखी होनी चाहिए, परी होनी चाहिए, हसीन होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी अपनी बेटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो रिश्ता देखने आते हैं मैं उनको 100 सलावातें सुनाती हूँ कि कैसे लोग हैं, इनको किरदार नहीं नज़र आता, सीरत नहीं नज़र आती, बच्ची की तालीम नहीं नज़र आती, इखलाक नहीं नज़र आता। तो ये वही चीज़ आ जाती है। इट्स द सेम, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बहू लानी है तो जहेज़ की मांग हो,
और जब बेटी ब्याहनी होती है तो तब दुआ होती है ऐसे लोग हों जैसे भी हैं 3 कपड़ों में बची नहीं। वैसे सलाम है उन खवातीन को, उन खानदानों को जिनकी हम कहते हैं ना दूर की सोच रखें। वो इतनी दूर की सोच होती है कि जी गोरी बहू आएगी तो मेरे पोते पोतियां गोरे होंगे, यानी ये नहीं देख रहे भाईजान 50% जीन तो आपकी भी है ना, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, और खूबसूरत औलाद होना ज्यादा बेहतर है या खूबसूरत औलाद होना? सिद्रा, कॉन्फिडेंस मायने रखता है। आपको याद होगा यहीं पे शो में हमने बात की थी, मैंने आपसे कहा आपने जो ड्रेस पहना है इट्स लुक वेरी गुड ऑन यू, बिकॉज आपने कैरी आपको उसको बहुत अच्छा किया, यू कैरी सो वेल। जबकि मैंने किसी और को देखा है तो मुझे लगा यार ये क्या, मतलब किस तरह आपने ये क्या पहन के आप बाहर आ गए। तो इट्स द सेम थिंग, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने आप को कैरी करें, आप हसीन तरीन हो, ठीक है, और महंगा तरीन जोड़ा उठाएं लेकिन आप चल ना सकें। बातें लोग अक्सर हमें फिर इल्ज़ाम देते हैं कि जी यहाँ पे शो पे सोफे पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन माशरे की जो रविश है, हम देखें जो मैसेजेस लोगों को दे रहे, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो एड्स में आप हीरोइन दिखाते हैं या आप ड्रामों में जिस हीरोइन को दिखाते हैं, हमने कब मेन स्ट्रीम में अपने आप में इर्द गिर्द किसी सामली लड़की को देखा जो अपने आप को सेलिब्रेट, बल्कि हम उसको कहते हैं 5 साल बाद वो गोरी हो जाए, देखा इसने अपने आप को कितना ग्रूम कर लिया। तो क्या कहेंगे बिल्किस कि ये बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर है। अच्छा, मैं उन खवातीन से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो रिश्ता लेने जाती गोरी लड़कियों का, अपने बेटे को भी देख लें और अपनी बेटियों को भी देख लें। बहुत तल्ख बातें आज हम करेंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे इस पर प्रोग्राम करके। बारिश का एक कतरा भी अगर पड़ जाए, किसी के दिल में उतर जाए तो क्या बात है। बिल्कुल हो सकता है कि हमें देखकर करोड़ों में से कोई, लाखों में से नहीं, कोई 10 खवातीन भी अगर सुधर जाएं। देखिए जीन्स कुछ भी हो, हेजल आइज या ब्लू आंखें मैंने सांवली लोगों की भी देखी है। बिल्कुल, जैसे सलमा आगा को आप देख लें, सही रंगत उसकी इतनी मतलब गोरी नहीं थी लेकिन कलर्ड आइज उसकी थी। तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के कामों में आप दखल ना दें। अच्छा, खुर्रम यहाँ बैठे, डॉक्टर खुर्रम भी गोरे रंग के इंजेक्शंस वगैरह देते, तो एक हद तक कर सकते हैं। ये एक अफ्रीकन को फ्रेंच नहीं बना सकते। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट खुर्रम, आप ये कहा कि इस वक्त अगर हम जो मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो कहते हैं कि हम ग्लोइंग स्किन ला सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, यानी धब्बे वब्बे ना बने, मेलेनिन के आपके स्पॉट्स ना पड़े। लेकिन आपको वही इनकी वाली बात कि अफ्रीकी, यानी नथिंग रॉन्ग विद बीइंग डार्क स्किन, आप बिल्कुल एक 15 शेड स्वैप करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर ग्लूटाथायोन है जो कि हमारी बॉडी का एक बड़ा अहम मिनरल है। मगर तमाम आपकी खुराक क्या है, आप सुकून से रहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, खाना पीना क्या है, ये सब मिल के आपको रंग करता है। अच्छा, रंग हम पाकिस्तानी एक हद तक गोरे हो सकते हैं, लोग पता नहीं समझते व्हाइटनिंग का मतलब है मैंने लगाया और आपका रंग दूध या बिल्कुल ऐसा व्हाइट हो जाएगा। ऐसा व्हाइट नहीं, आपके हिसाब से बेहतर होगा, हर एक के हिसाब से। अच्छा, माँ बाप अगर आपके हैं तो उनके हिसाब से बच्चा जाएगा ना। अच्छा, लोग समझते हैं व्हाइट इंजेक्शन 3 लगे और रंग यूं हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बल्कि इन मिथ्स को तोड़ने की जरूरत है। देयर आर टाइम्स, अभी हम जरा तानों पे भी बात करेंगे। अक्सर लोग जहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं, अगर पसंद की शादी है और लड़की की रंगत बहुत अच्छी नहीं है, तो ससुराल वाले बाकी लोग इस बात का ताना भी देते हैं बगैर ये सोचे हुए कि आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं। सेकेंडली, लड़कियाँ जो बहुत टैलेंटेड भी हैं और अगर वो खूबसूरत हैं तो उनको ऑफिस में ऐसे जुमले को सुनने को मिलते हैं कि प्रेजेंटेशन को तैयार करने की क्या ज़रूरत है, तुम अच्छे से कपड़े पहन के अच्छी से तैयार होकर चली जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। दीज आर द स्टीरियोटाइप्स वी नीड टू ब्रेक। एक इसी हवाले से हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया, आइए देखते हैं लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। फेस तो नहीं मेरे ख्याल में मैटर करता है। इंसान का अगर दिल अच्छा हो, इंसान की सोच अच्छी हो, सबसे बड़ी बात थिंकिंग अच्छी हो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। और बीइंग अ डॉक्टर मैंने जहाँ तक देखा, जिन लोगों की सोच अच्छी होती है उनकी ऑटोमेटिकली शक्ल भी अच्छी होती है। भी कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई से आता है, खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आप खूबसूरत हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? गोरी रंगत से, खूबसूरती से कोई कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ाई से आता है अपने। आज कोई लड़की डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या वो एक गोरी लड़की जिसको अपना नाम भी सही से बताना नहीं आ रहा उसका मुकाबला करेगी? यहाँ पर जो हमारे खासतौर पर पाकिस्तान के माशरे में ज़्यादातर खूबसूरती नहीं, ज़्यादातर खूबसूरती को प्रेफरेंस दी जाती है, एबिलिटीज़ का कम। खूबसूरती सारी चीज़ नहीं है, बात करने का तरीका, उठने बैठने का, आपके मिलने मिलाने का, ये चीज़ें भी इंसान में खुद ब खुद खूबसूरती ले आती है। जी जनाब, अब ये बातें हम समझते तो हैं, लेकिन वही बात कॉल और फेल का तजाद भी है। जब निकलते हैं रिश्ता करने के लिए या किसी को अपने ख़ानदान में जोड़ने के लिए, तब हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बदल जाते हैं और ये प्रेशर हम फील करते हैं। ज़रा बात तानों की कर लेते हैं। सलमा, अगर किसी फैमिली में हम लाख
कुछ भी कहें, लेकिन अगर बच्चों के दौरान ही टीन एज में आपको एक तो आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस किया जाता है, किसी का रंग कम है तो उसको एहसास दिलाया जाता है कहीं ना कहीं मजाक में, और फिर कहते हैं अरे तुम इतनी सेंसिटिव क्यों, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ऐसे शख्स को टफन अप हो जाना चाहिए, यानी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ढीठ चमड़ी बन जाना चाहिए, या क्या करे वो? मैंने जितना आज तक बच्चों में देखा, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली में बच्चे जब जैसे बच्चियां बाहर जाती हैं खेलती हैं और उसके बाद अच्छा खासा रंग ख़राब हो जाता है तो हम उनको डिफरेंट नामों से बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने एक ही चीज़ बताई है कि इसको आप एज अ कॉम्प्लीमेंट लें, क्योंकि आप एक काम करके आ रहे हैं और उसके बाद आप ये चीज़ करें। लेकिन अप्रोच उनकी ये हो गई कि मैंने स्पोर्ट्स की है, मैंने मेडल लिया है, अब मेरा रंग ख़राब हुआ है तो इट्स ओके। लेकिन जहाँ जिन बच्चों का बाय बर्थ ऐसा है, तो जैसे हम छोटे मोटे नामों कल्लू इस तरह करके काली करके बुला लिया, इस तरह के नामों से बुलाएं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि बाद में वो बच्चे अपने आप को शल में बंद करना शुरू कर देते हैं, वो लोगों के सामने खुलकर बात नहीं करते, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। फैमिली सलमा जहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स से डिस्करेज करते हैं यही कह के कि रंग काला हो जाएगा तुम्हारा, ये बड़ा गलत है। बिल्किस, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमने कहा ना कि इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। यूर अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि हर चीज़ जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसको कहा है फुली हर्बल, ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल, है क्या इन चीज़ों के अंदर? मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ क्राइटेरिया नहीं है कि कितना % है, सही है जी। वो जैसे अमोनिया फ्री डाई कहते हैं, अमोनिया इज देयर मगर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ जो क्रीम्स बनती हैं उसमें मरकरी डला हुआ है, सब कुछ। अगर एलोवेरा डाला है और कितना % डाला है आपने वो नहीं लिखा हुआ, यानी 1% सुंघा दिया तो उसको कह दिया नेचुरल, आपने कह दिया नेचुरल है। सही। तो क्राइटेरिया जैसे अब पूरी दुनिया में, अब पाकिस्तान में भी ये रूल आ गया है कि जितनी कंपनीज है उनको सबको जो % आपने डाली आपको बताना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स हर जार पे लिखा होता है, जो एक अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया हो, एक जार बना होगा उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला होगा, ये सिंबल है कि वो क्रीम खुलने के बाद कितने अरसे बाद एक्सपायर हो जाएगी ना। हम सैलॉन्स में देख रहे हैं, हर सैलॉन में आपके पास वाइटनिंग, फेशियल वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। कितनी पुरानी कौन सी कॉस्मेटिक इस्तेमाल हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है, आपको देख के जज करना पड़ता है, एक आइडिया हो जाता है। सेकंड चीज़, एक्सपायरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो केमिकल्स होते हैं ना, या जो नेचुरल चीज़ें, केमिकल रिएक्शन के बगैर तो हम लोग 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी भी केमिकल रिएक्शन है, सांस जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन वो भी केमिकल। कौन से केमिकल्स और हर्ब्स आपकी बॉडी, और हर्ब्स भी ऐसी हैं जो जहर हैं, ठीक है, तो केमिकल्स और हर्ब्स आपके लिए कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये एक। और अब हर चीज़ जिस तरह आपने बिल्कुल काफ़ी की बात को आगे बढ़ाऊं, अब तो लैब्स में बन जाती है, यानी जिस चीज़ को आप मिसाल के तौर पे कहते हैं एलोवेरा आपके लिए बहुत अच्छा है, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स इन एलोवेरा व्हिच आर हेल्पफुल फॉर यू, वो भी केमिकली प्रोड्यूस हो जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड है, क्रीम लैब में बनती है लैक्टिक एसिड की, आप देखिए। अच्छा, लेकिन इस पे ये मैं कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने एलोवेरा में ब्यूटी मिनरल्स कब डाले ये सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं पता है। ये मेरी बड़ी बहस सोच चुकी है एक मल्टीविटामिन कंपनी से, उन्होंने कहा कि इसमें जो भी था हमने कंपाउंड निकाला बना दिया। मैंने कहा वो आपने बनाया, सिंथेटिक है, लिखना चाहिए कि सिंथेटिक लैब में बनाया हुआ। आपको आप ये भी उस पे बताए, या अगर आपने नेचुरली केमिकल्स तो आप ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी ये तो फिर भी हर्ब्स और चीजों की बात हो रही है सलमा, आजकल तो क्रीम्स में कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स, ये कौन सी लोग हैं जो हमें वैसे सोना नहीं मिल रहा है, इतना महंगा हो रहा है, 75,000 रुपीज पर उस पे चला गया, 200 रुपए की क्रीम में गोल्ड है, और गोल्ड को पेनिट्रेट कैसे करेंगे वो समझ ही नहीं आता है कि 3 लेयर्स के अंदर जाएगा कैसे। लेकिन और वो अगर वो आपके अगर अल्लाह ना करे चला भी गया तो उसके बाद क्या आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है कि या आपकी किडनी ब्लास्ट हो जाएगी, ये जरा इसका काम है। हाँ, वो कह के गोल्ड की तरह काम करती तो समझ में आता है, गोल्ड नहीं है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहबा, कहाँ से? मैं साबरा बात कर रही हूँ, कराची से। क्या कहेंगी साबरा? बहुत अच्छा टॉपिक आपने किया है, बहुत शुक्रिया। गोरे रंग की वजह से जहाँ बच्चियाँ ज्यादा हैं, हमारे घरों के बजट मुतासर होने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सारे कॉस्मेटिक्स और ये सारे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके मेहमान जो यहाँ बैठे हैं यही दूसरे चैनल पर चूरन बेच रहे होते हैं कि 15 रुपए में गोरे हो जाए, 10 रुपए में आप बाल। देखिए, आज सभी तो इनसे बात कर रहे हैं कि क्या ये लोगों की डिमांड है, इसकी वजह से। देखिए, ये तो अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहे हैं। अगर मेरा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, एक मिनट साबरा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी
कि कोई भी चूरन नहीं बेचता। हाँ। आपको सिखाते हैं कि आप ये कर लें, आपकी उसमें बेहतरी आ जाएगी। और ठीक है, चूरन नहीं बेचते, ये नहीं, ये थोड़ी सी तरफ बात हो जाती है। हम कह रहे हैं ग्रूमिंग की, जो मैडम जो भी हैं कराची से कॉल कर रही है, देखिए हमारी जबान उर्दू इतनी रिफाइंड और इतनी शाइस्ता, इतनी मौजब है, ये चूरन इस तरह के अल्फाज हमारी जबान में नहीं। अच्छा, वैसे हम सब और गिल्टी ऑफ दैट, क्योंकि हमने खबरों में ना इसी तरह की खबरें लगा। मुझे इतना अफसोस होता है कि देखिए इंडिया में बहुत सारी खूबियां हैं जो हमें सीखनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात आपके तवज्जुह से यहाँ कहना चाहूंगी कि मेरे प्रोग्राम में हर आया हुआ मेरा गेस्ट मेरे लिए मोतबर है, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। आप तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का इंतखाब जहाँ हम यहाँ पे बैठे हुए लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हो, आपका भी मजीद बात करेंगे। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं हमारे माशरती रवैयों की, जो कि रंगत से रिलेटेड होते हैं। अभी तक की हमारी गुफ्तगू में हमने ये भी देखा कि हम दिल आज़ारी करते हैं उन लोगों की जिनकी रंगत कम होती है, और ये सिचुएशन भी बिल्कुल आम है कि अगर घर में 2 या 3 लड़कियां हैं, एक ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है, छोटी बहन है, तो उसको बाकायदा कहा जाता है कि अगर बड़ी को देखने कोई आया है तो सामने मत आना। यानी आप उस इमोशनल टॉर्चर, उस अब्यूज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते। एक दूसरा ज़ाविया इसका ये भी है कि लड़की का रंग अगर गोरा है तो फिर उसकी डिमांड भी आगे से, यानी ये सिर्फ एक तरफा बात होगी ये कहना कि लड़कों की ही डिमांड है कि उनका लाइफ पार्टनर या उनका जिनसे रिश्ता हो वो गोरे हो। आजकल लड़कियां भी यही चाहती हैं, और इस बात को बुलंद बांग तरीके से कहने में कोई आर भी महसूस नहीं करती। बल्कि इस क्या वजह है, क्या किया जाए? लड़कियां साफ कह देती हैं चित्ता सावले, मैं तो नहीं करती इससे शादी। शुक्र अब ये लड़कियां बोलने लगी, इस पे तो मैं शुक्र करूंगी, क्योंकि देखा जाए तो हमारी जेंडर ज्यादा टॉर्चर्ड हुई है कि कुछ भी हो बस रिश्ता हो जाए वाला। और बल्कि बड़ी बूढ़े क्या कहते थे, लड़के की शक्ल नहीं देखी जाती, जेब देखा जाता है। अल्फाज में अच्छा, लेकिन आपने एक बात जो आपने कहा ना कि एक बहन को कहा जाता है कि आप सामने नहीं है, तो इस तरह जो बहन सामने नहीं आ रही वो भी गिल्टी फील करती है अपनी उस बहन से, क्योंकि प्यार तो करती होगी ना वो अपनी बहन से। तो ये असल में देखिए होना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि खानदान कैसा है, पढ़ी लिखी कितनी, वो आगे उसने एक औरत, पढ़ी लिखी औरत पूरा खानदान बनाती, पूरा माशरा बनाती। बल्कि फर्स्ट डे से ही हमने कंपैरिजन डाल दिया ना, यानी अगर मिसाल के तौर पे उस लड़की का रिश्ता वहाँ हो भी जाता है, वो हमेशा एक एहसास कमतरी में रहे। सलमा, उस लड़की को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि अपने आप पे यकीन रखें, शीशे के सामने खड़े हों और बोलें कि मैं जो कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक खास सलाहियत है। बड़ा मुश्किल नहीं होता जब हर तरफ से आवाजें एक पौधा है, हम 2 पौधे लगाते हैं, जो तनावर है, जो मजबूत है, जो फल दे रहा है, जो मतलब उसके ऊपर हर चीज आ रही है, तो आप उसे ज्यादा पानी देते हैं, आपका दिमाग खराब है कि यार जो कमजोर है आप उसकी रखवाली ज्यादा करें। हम जब बच्चों के ऊपर ये बात करते हैं तो वो अपने आप को, मैंने भी जैसे कहा, शेल में बंद कर देते हैं। जो बच्चा छुप रहा है, सबके सामने नहीं आ रहा, उसकी तरफ देखिए। जहाँ तक रंग रूप की बात है, अल्लाह ताला ने जिसको जो स्किन टाइप दी है उसकी कोई वजह है, ठीक है। जितनी डार्कर स्किन होती जाएगी उसके सेल ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक। उस पे रिंकल्स कम पड़ते हैं। और जो वाइट स्किन होगी वो टेयर होगी, फटती है। एक पंजाबी में मिसाल दी जाती है जो सारी माओं को मैं कहती हूँ, खूबसूरती मत मांगे नसीब मांगे, रूप रोन ते करम हसन। हमारे यहाँ ये नॉर्मली बात की जाती है पंजाब में कि जिसके अच्छी रूप रानियां जो नहीं बनती, बल्कि जिनके करम अच्छे हैं वो रानियां बन जाती हैं। ये दुआ करनी चाहिए। और अक्सर आप लोगों को देखें कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे खुरम, कि अगर एक बच्ची को आपने कह दिया कि तुम बहुत प्यारी हो, वो उस होल, उस बबल में उसका भी शी डज नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड दैट। आप सही कह रही हैं, पता होता क्या, हमारी जो हम लोग बड़े लकी हैं कि हमको एक रिलीजन भी ऐसा मिला है जो बड़ा साइंटिफिक है। हर चीज में बैलेंस, म्याना रवि। भाई बहुत गोरा होना, पागल हो जाना अपनी चादर से बाहर, वो गलत है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे आप देखें या बड़े हो जाते हैं, उनको घर में इतना पैम्पर कर देते हैं, तुम गोरी हो तो वो बेचारी। लोगों को एजुकेट करें कि
अगर एक लड़की नेचुरली भी बहुत गोरी है, वक्त के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, आपका कंप्लेक्शन पहले वाला नहीं रहेगा, डिम होगा, किसी का भी नहीं रहता। उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भी यानी एक होता है ना जिसके पास नहीं है, चले वो तो इस तगदौ में वो अपने आप को ग्रूम कर रहा है, जिसकी रंगत ढल रही है, बिल्कुल उसको क्या करना चाहिए? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे करें अपने बिल्कुल। एक तो ग्रेजुअली आपका चेंज आता है। पहली बात है कि जब आपकी एज होती है तो डेफिनेटली आपका रंग थोड़ा दबने लगता है। खवातीन में तो बहुत ज्यादा जिनका रंग फेयर होता है उनके बहुत ज्यादा मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, पहली बात है कि उनको बड़ा इंपॉर्टेंट ये है 5-6 चीज़ें खुराक में, ये नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये कि अगर मैं कहूँगा जी आप दूध पिए तो दूध का मतलब शायद समझते 2.5 किलो पीना, नहीं। एक छोटा ग्लास दूध, आधा उसमें पानी होगा, आधा नॉर्मली दूध, चुटकी हल्दी डालें, वो जरूर पिए, उससे आपका डिटॉक्सिफाई होगा लैक्टिक एसिड। कलेजी का इस्तेमाल। आपने बिल्कुल सही बात की कि अपने आप को एक्सरसाइज करें, डाइट का ख्याल रखें, बिल्किस का लाइफस्टाइल और जो आपके जहन का वातावरण है, जो एक बात कहना चाहूंगी, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन, जो मेरे हिसाब से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बजाय कि आप खुद माशरे का हिस्सा बन के खुद ही डिप्रेशन में आके अपने बच्चों को मजीद। मेरे क्लिनिक में ऐसे लोग भी आते हैं सिद्रा, जो माँ ज्यादा रो रही होती बच्चों से, मैं उस माँ को भी डांटती हूँ, उस बच्ची को भी डांटती हूँ कि क्या ऐसे अल्लाह ने। और तबसरा जब हम कर रहे होते हैं बिल्किस, टेलीविजन पे देखते देखते आप ये खवातीन के कमेंट्स आम सुनते हैं, पता नहीं इसको हर ड्रामे में क्यों ले लेते, इसके तो कोई शक्ल भी नहीं है, और बच्चा सुन रहा है ये बातें आपके। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एज के जिस जिस हिस्से में पहुंचते जाते हैं, वो कहते हैं ना ओहदे बढ़ते जाते हैं, तो आप उस बजाय नीचे रहने के उसको एक्सेप्ट करें और उसको लेकर चलें, तो उससे न सिर्फ आप में निखार आएगा बल्कि आप में एक ग्रेस भी आएगी, और अपनी नजर को ऊंचा रखें। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं कि आप दिखते कैसे हैं। अगर आपकी नजर सिर्फ लोगों की खूबसूरती, उनकी जाहिरी बनावट, उनके मटीरियल ऑब्जेक्ट्स पे जा रही है, तो इसका मतलब है आपको इवॉल्व करने की, मैच्योर करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर खुर्रम एंड सलमा। तशरीह रह गई, वी ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। इसको हम दोबारा भी लाएंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पैनल कि वो लोग आए और उनको भी पता था कि आपका हो सकता है एक बैकलैश या तनकीद भी आए। तनकीद बुरी बात नहीं है, लेकिन मुहज़्ज़ब तनकीद बहुत जरूरी है। हमें बतौर माशरा इन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। अच्छा जी, जाते जाते आपको बताते चलें कि अगर जैसे कि फादर्स डे भी गुजरा है, तो फॉर मेन एंड वुमेन जो आप छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को खुश रखने के लिए कर सकते हैं, उसमें है एक अच्छी खूबसूरत फ्रेगरेंस। और बुनांजा सतरंगी की एक ज़बरदस्त रेंज है, दे हैव फ्रेगरेंसेस फॉर मेन एंड वुमेन, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। दे मेक अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर समवन। अगर कभी कोई जुमले से आपने किसी की दिल आज़ारी कर ली है ना, तो आज बेहतरीन मौका है उसकी इस्लाह करने का। जाइए एक अच्छा सा प्रेजेंट लीजिए और उसको दीजिए, या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं भी है ना, तो अपने आप को प्रेजेंट दीजिए। मैं तो इस बात पे बिल्कुल यकीन रखती हूँ कि आप अपने आप को अच्छा ट्रीट कीजिए एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू। सो चेक आउट बुनांजा की मेन एंड वुमेन की फ्रेग्रेंसेस की रेंज। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।